अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। हम स्टडी कर रहे हैं ट्रांजिटिव एंड इंट्रांजिटिव वर्ब को और इस सिलसिले में ये हमारी 10th वीडियो है। अगर तो आप नए व्यूअर्स हैं, पहली दफ़ा इस वीडियो को देख रहे हैं, इस टॉपिक को देख रहे हैं, तो आपको बताता चलूँ कि इससे पहले 9 पार्ट्स हैं। जब तक आप उनको अच्छी तरह से नहीं समझेंगे तो आपके लिए चीज़ों को अंडरस्टैंड करना मुश्किल होगा। खुसूसन आपको ट्रांजिटिव एंड इंट्रांजिटिव वर्ब के डिफरेंस का कॉन्सेप्ट अच्छी तरह से क्लियर होना चाहिए। आपको ये पता होना चाहिए सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट क्या होते हैं जी। तो अब इस वीडियो में हम देखेंगे कि इंट्रांजिटिव वर्ब्स जो हैं वो ट्रांजिटिव वर्ब के तौर पे कैसे यूज होते हैं। मैं आपको हर वीडियो में ये बताता हूँ कि चीज़ों की सेंस को समझा करें। जस्ट किसी भी चीज़ को आप जनरलाइज ना कर लिया करें कि यार ये काम ऐसे है तो ऐसे ही होगा। आपने सेंस में जाना है, ठीक है, उसके थीम में जाना है। अब इंट्रांजिटिव वर्ब्स जो हैं ऐसा नहीं है कि आपके पास एक लिस्ट है जी, ये ट्रांजिटिव वर्ब्स हैं और ये इंट्रांजिटिव वर्ब्स, ऐसा नहीं हो सकता। आपने उनको यूज देखना है कि वो ट्रांजिटिवली यूज हो रहा है या इंट्रांजिटिवली यूज हो रहा है। तो यहाँ पे भी ऐसे है, बहुत से वर्ब्स ऐसे हैं जो नॉर्मली इंट्रांजिटिव वर्ब के तौर पे यूज होते हैं, लेकिन सिचुएशन के मुताबिक वो ट्रांजिटिव वर्ब के तौर पे भी यूज होते हैं। तो इसी चीज को भी हमने समझना है इस चीज में। मैनी इंट्रांजिटिव वर्ब्स कैन बी यूज्ड इन ट्रांजिटिव्स इन सर्टेन सिचुएशन। बाज ऐसे हालात हैं जिसमें इंट्रांजिटिव वर्ब्स जो हैं वो ट्रांजिटिव वर्ब्स के तौर पे भी यूज हो सकते हैं। जैसा कि व्हेन इंट्रांजिटिव वर्ब्स आर यूज्ड इन कॉजेटिव सेंस दे बिकम ट्रांजिटिव। जी, जब आप इंट्रांजिटिव वर्ब को कॉजेटिव सेंस में यूज करते हैं, यानी वो कॉज कर रहे हैं, जैसे कॉज एंड इफेक्ट वाली बात है ना, कि वो वजह बन रहे हैं किसी चीज की, ऐसा वर्ब जो वजह बन रहा है, ठीक है ना, किसी चीज पे एक्शन के, तो इसलिए फिर वो आपका इंट्रांजिटिव वर्ब ऐसी सिचुएशन में ट्रांजिटिव वर्ब के तौर पे यूज होगा। एग्जांपल देखेंगे तो बात क्लियर होगी। जैसा कि यहाँ पे एक वर्ब है फ्लाई, बर्ड्स फ्लाई इन द स्काई। बर्ड जो हैं वो उड़ते हैं आसमान में। अब इन द स्काई बेसिकली एक्सप्लेन कर रहा है फ्लाई को, वर्ब को। एक्चुअल में ये आपका ऑब्जेक्ट नहीं है, तो ये इंट्रांजिटिव वर्ब इसीलिए तो है। अब यहाँ पे ये फ्लाई जो है ये इंट्रांजिटिव वर्ब के तौर पे यूज हो रहा है। इसी फ्लाई को आप इस सेंटेंस के अंदर देखें, द पायलट्स फ्लाई द प्लेन्स। पायलट जो है उड़ाते हैं किस चीज को? प्लेन्स को। तो प्लेन्स को उड़ाने का बायस बन रहे हैं एक्चुअली पायलट्स। तो ये अब पॉजिटिव सेंस आ गई। तो यहाँ पे फिर प्लेन्स जो हैं ये ऑब्जेक्ट के तौर पे रोल प्ले कर रहे हैं, तो आपका वर्ब सेम वर्ब है, वहां पे इंट्रांजिटिव है और यहाँ पे ट्रांजिटिव के तौर पे यूज हो रहा है। बिकॉज काज प्लेन्स टू फ्लाई, जो पायलट है वो, वही जो बात मैंने आपको की है, लिख भी दिया ताकि आप भूले ना। द बॉय रैन डाउन द स्टेयर्स। अब रैन वर्ब है, डाउन द स्टेयर्स ऑब्जेक्ट नहीं है, ये रैन को एक्सप्लेन कर रहा है। अब यहाँ पे इसमें देखें जरा, द बॉय रैन अ हॉर्स, जो है आपका लड़का, उसने घोड़े को दौड़ाया। तो अब यहाँ पे बेसिकली यहाँ पे फिर वो कॉज एंड इफेक्ट वाली बात है, बॉय कॉज एंड हॉर्स टू रन। तो यहाँ पे बेसिकली हॉर्स जो है ऑब्जेक्ट का रोल प्ले कर रहा है, तो लिहाजा क्योंकि पॉजिटिव सेंस बन रही है, यानी लड़के ने दौड़ाया, दौड़ाने का काम किस पे किया? घोड़े पे किया। तो ये पॉजिटिव सेंस है, यानी घोड़ा लड़के की वजह से दौड़ रहा है, लड़के ने दौड़ाया तो वो दौड़ा है। तो यहाँ पे भी जनाब ये आपका जो सेम जो वर्ब वहां पे रैन था, यहाँ पे वो ट्रांजिटिव वर्ब के तौर पे यूज हुआ है। एक और इसमें इजाफी इंफॉर्मेशन है, उसको भी जरा नोट डाउन कर लें। समटाइम ट्रांजिटिव एंड इंट्रांजिटिव वर्ब्स आर डिफरेंशिएटेड बाय देयर स्पेलिंग्स। जी, स्पेलिंग्स की बेस पे भी आप उनको डिफरेंशिएट कर सकते हैं कि ये आपका ये ट्रांजिटिव है या इंट्रांजिटिव है। लेकिन स्पेलिंग तो नहीं हम कहेंगे, थोड़ा चेंज हो जाते हैं, तो मैंने एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन के तौर पे आपको बता दिया। एक्चुअल में बात वही है कि आइडेंटिफाई आपने सेंस ही करना है, स्पेलिंग्स को आपने आइडेंटिफिकेशन का जो है ना क्राइटेरिया नहीं बना लेना। In such a situation, transitive verbs usually used in causative sense with respect to their corresponding intransitive verbs. यानी ये कुछ ऐसी सिचुएशन होती हैं जिसमें आपका जो ट्रांजिटिव वर्ब है वो क्योंकि कॉजेटिव सेंस में यूज हो रहा है तो इसलिए वो ट्रांजिटिव वर्ब है, और वो कोरेस्पोंड करेगा किसको? जो रिस्पेक्टिव आपका इंट्रांजिटिव वर्ब है। यानी ये भी एग्जांपल देखेंगे तो इस सेंटेंस की आपको समझ आएगी क्या इसका मफहूम क्या बन रहा है। यानी आपका जो ट्रांजिटिव वर्ब है, ठीक है, वो इंट्रांजिटिव उसका भी यूज है, लेकिन जब वो उनका इंट्रांजिटिव यूज है तो उसकी स्पेलिंग्स चेंज हो जाएंगे, या इन शॉर्ट आप कह लें फॉर्म चेंज हो जाएगी। तो यहाँ पे सेंस में वो आपका क्या बन गया? ट्रांजिटिव है, क्योंकि वो पॉजिटिव सेंस में यूज हो रहा है। तो चीज वही है, सिर्फ इसमें ये स्पेलिंग वाली एक बात आ गई है। तो प्लीज सिट देयर, वहां पे बैठ जाइए। अब ऑब्जेक्ट नहीं है यहाँ पे, तो सिट क्या है जी? इंट्रांजिटिव है। सेट द बुक्स, अब सिट से क्या बन गया? सेट। सेट द बुक्स ऑन द शेल्फ, ये अब इंपेरेटिव सेंटेंस है, लेकिन यहाँ पे सेट कर क्या रहा है? काज द बुक्स टू सिट, ठीक है ना। तो ये किताबों को बैठाने की वजह, यानी सेट करने की वजह बन रहा है। तो लिहाजा यहाँ पे सेट क्या है जी? ये आपका क्या है? ट्रांजिटिव वर्ब। और आप स्पेलिंग में यहाँ सिट था या सेट हो गया। प्लीज लाई डाउन,
अब इसमें भी कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, तो लाई आपका इंट्रांसिटिव वर्ब है। अब लाई से क्या बन गया, ले बन गया, फॉर्म चेंज हो गई है, स्पेलिंग चेंज हो गई है की बात है। ले द बुक्स देयर, तो अब यहाँ पे ये आप कॉज कर रहा है बुक्स को, यानी काज द बुक्स टू लाई, बाज को बुक्स को जो है वो लिटाने के, ये जो है काज बन रहा है, वो इफेक्ट बन रहा है, इसका काज बन रहा है और उसका इफेक्ट प्रोड्यूस ये हो रहा है, यानी जो किताबें लेट रही हैं उसकी वजह कौन सा बन रहा है, ये वर्ब बन रहा है ले वाला। मैनी पोल्स फॉल इन द स्टॉर्म, अब यहाँ पे भी इसके पास कोई ऑब्जेक्ट जो है वो नहीं है, तो ये भी आपका इंट्रांसिटिव है यहाँ पे फॉल। लेकिन द फार्मर्स फेल ट्रीज, फार्मर्स ने जो है वो गिराए क्या, दरख्त। तो अब यहाँ पे ट्री ऑब्जेक्ट है और ये फॉल से क्या बन गया, फेल बन गया। और बेसिकली जो फेल है वो क्या कर रहा है, वो कॉज बन रहा है किस चीज़ का, दरख्तों को गिराने का, ठीक है, यानी फार्मर्स जो है दरख्त गिरा रहे हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इन शॉर्ट बात कहानी यही है, पहले भी आपको दूसरी वीडियोस में भी बताते हैं डिटेल में कि आपके जो इंट्रांजिटिव वर्ब्स हैं वो ट्रांजिटिव वर्ब्स में के तौर पे भी यूज़ हो सकते हैं सिचुएशन के लिहाज से। आपने सिर्फ जस्ट ये देखना है कि वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट आ रहा है या नहीं आ रहा। ऑब्जेक्ट आ रहा है तो इसका मतलब है जो आपका वर्ब है वो ट्रांजिटिवली यूज हुआ है, और अगर ऑब्जेक्ट नहीं आ रहा तो इसका मतलब है वो इंट्रांजिटिवली यूज हुआ है। तो किस्सा मुख्तसर ये है कि एक ही वर्ब ट्रांजिटिवली एंड इंट्रांजिटिवली दोनों फॉर्म में यूज है। हम एक्चुअली अभी इस वक्त करंटली इस पार्ट के अंदर स्टडी कर रहे हैं कि जो आपका इंट्रांसिटिव वर्ब है वो ट्रांसिटिव वर्ब में कैसे कन्वर्ट होता है। इससे पहले वाली वीडियो में भी हमने यही टॉपिक डिस्कस किया था, आप समझ लें कि ये उसका सेकंड पार्ट है, यानी 10th और 11th पार्ट जो है बेसिकली एक ही सब टॉपिक हमारा चल रहा है कि इंट्रांसिटिव वर्ब को हम ट्रांसिटिव वर्ब के तौर पर किस तरह से यूज़ करते हैं। अब इसमें हम ये देखेंगे कि हम प्रेपोजिशन का इस्तेमाल करके इंट्रांसिटिव वर्ब को ट्रांसिटिवली जो है हम यूज़ कर सकते हैं, यानी जब वैसे वो एक वर्ब जो है वो ट्रांसिटिव वर्ब है लेकिन उसके साथ जब हम प्रेपोजिशन जो है वो अटैच कर देंगे तो वो बन जाएगा आपका ट्रांसिटिव वर्ब। अभी देखते हैं व्हेन अ प्रेपोजिशन इज एडेड टू एन इंट्रांसिटिव वर्ब इट्स टर्न इनटू ट्रांसिटिव वर्ब। जी, जब आप किसी इंट्रांसिटिव वर्ब में प्रीपोजिशन ऐड करते हैं तो वो ट्रांसिटिव वर्ब बन जाता है। In such cases, intransitive verb with a preposition form a unit which function as a verb. अब इसमें होता क्या है कि जो आपका वर्ब है, इंट्रांसिटिव वर्ब है, जब उसके साथ प्रेपोजिशन इस तरह से अटैच होती है तो वो दोनों वर्ड्स मिलके एक यूनिट बना देते हैं जो कि एक वर्ब के तौर पे जो है वो रोल प्ले करती है। दिस यूनिट इज आल्सो कॉल्ड एज प्रेपोजिशनल वर्ब। तो इस तरह से जो आपका इंट्रांसिटिव वर्ब ट्रांसिटिव वर्ब का रोल प्ले कर रहा है तो उस पूरे यूनिट को, प्रेपोजिशन और उस वर्ब को हम प्रेपोजिशनल वर्ब भी कहते हैं, और किसी हद तक इट इज कॉल्ड फ्रेजल वर्ब टू सम एक्सटेंट, और किसी हद तक हम इन्हें फ्रेजल वर्ब भी कह सकते हैं। अगर आपको फ्रेजल वर्ब नहीं पता तो फिर आपको रेलेवेंट वीडियो देखना पड़ेगी, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने शेयर कर दिया है। अच्छा, अभी इस बात को हम एग्जांपल्स की मदद से समझते हैं, जैसे कि दे एग्जामिन द फाइल्स। अब यहाँ पे जो एग्जामिन है ये आपका यहाँ पे जो फाइल को ऑब्जेक्ट के तौर पर नहीं ले रहा। अच्छा, आगे देखें फिर क्लियर करते हैं। दे वेंट इनटू द फाइल्स। ठीक, अब इन दोनों सेंटेंसेस पे जरा गौर करें, पहले और दूसरे। इन द फर्स्ट सेंटेंस एग्जामिन इज अ ट्रांजिटिव वर्ब दैट टेक्स फाइल्स एंड ऑब्जेक्ट। जी, पहला जो सेंटेंस है उसके अंदर जो वर्ड आपका एग्जामिन है ये वर्ब के तौर पर रोल प्ले कर रहा है, ट्रांजिटिव वर्ब के तौर पर जो है रोल प्ले कर रहा है, और फाइल को एज एन ऑब्जेक्ट ले रहा है। इन द सेकंड सेंटेंस द वर्ब गो, यानी गो की हम चूंकि पास में लिखा हुआ तो गो से वेंट लिखा हुआ हमने सेंटेंस में। In the second sentence, the verb go is intransitive verb that when a preposition into is attached, it functions as transitive verb and takes the files and objective. जी, अब जो go है ये बेसिकली एक आपका इंट्रांसिटिव वर्ब है, लेकिन जब इसने अपने साथ into ले लिया, जैसा कि यहाँ पे went into, तो ये अब आप कह लें कि prepositional verb बन गया है। तो इस सूरत हाल में अब ये फाइल को ले रहा है जी एक ऑब्जेक्ट के तौर पर, यहाँ पे ये भी ट्रांसिटिवली जो है ये फंक्शन कर रहा है। और भी इस तरह के एग्जांपल हैं, उसको देख लें तो आपको क्लियर हो जाएगा। वी मस्ट लुक आफ्टर आर बिलोंगिंग। अब लुक है, इसके साथ आफ्टर लग गया है, तो ये अब आपका ये जो पूरा यूनिट बन गया और ये ट्रांसिटिव वर्ब के तौर पर रोल प्ले कर रहा है टू टेक केयर ऑफ। अब यहाँ पे लुक आफ्टर जो है ये बन रहा है टू टेक केयर ऑफ आर बिलोंगिंग्स। दे हैव एंटर्ड into an agreement with a company। अब entered
इनटू, ये इनटू साथ में इसके प्रपोजिशन बन गया, तो लिहाजा अब ये क्या कर रहा है, ये ट्रांसिटिव वर्ब के तौर पे रोल प्ले कर रहा है। तो यहाँ पे जो इंटर्ड इनटू एग्रीमेंट है, बेसिकली इसका मतलब बन रहा है पार्टनरशिप का जो एग्रीमेंट होता है। आई कैन सी हर टैक्टिक्स। अच्छा, अगर थ्रू नहीं होगा तो ये शायद जो है वो रोल प्ले नहीं करेगा ट्रांसिटिव वर्ब का, लेकिन अब इसके साथ थ्रू लग गया है, तो अब यहाँ पे नॉट टू बी डिसीव्ड बाय, बेसिकली सी थ्रू का मतलब होता है नॉट टू बी डिसीव्ड बाय, ठीक है ना। तो यहाँ पे फिर ये आपका ट्रांजिटिवली यूज हो रहा है। इसी तरह और भी चीज़ें हैं, और भी बहुत सारी एग्जांपल्स हैं। एक चीज़ इसमें आपने और जहन में रखनी है कि ये जो प्रीपोजिशन है ये बाज़ औक़ात प्रीफिक्स के तौर पे यूज़ भी हो जाती है। प्रीफिक्स के मतलब ये है कि वो वर्ब से पहले आ जाएगी, वर्ब के साथ लग जाएगी। इससे भी फिर जो है ये आपका इंट्रांसिटिव वर्ब जो है ट्रांसिटिव वर्ब का ही रोल प्ले करेगा। जैसा कि अब बेसिकली स्टैंड एंड स्टूड, वर्ब स्टूड है यानी स्टैंड की सेकंड फॉर्म है, लेकिन साथ में विद लग गया, प्रपोजिशन लगी, तो ही विथस्टैंड द डिजीज कॉर्जियसली। इसी तरह अब वर्ब आपका मेन जो है वो कम है, इसके साथ प्रपोजिशन ओवर लग गई, वी कुड नॉट ओवरकम द शॉर्टेज ऑफ सप्लाई। फ्लो जो है ये वर्ब है, इसके साथ ओवर लग गया, द वाटर ओवरफ्लोड द टैंक। तो व्यूअर्स इन शॉर्ट आप कह सकते हैं कि एक ऐसा वर्ब जो इंट्रांसिटिवली यूज हुआ है, जब उसके साथ आप किसी प्रपोजिशन को अटैच कर देते हैं और एक कंबाइंड आप कह लें एक वन यूनिट के तौर पे वो रोल जो प्ले करता है, तो ऐसी सूरत में फिर वो ट्रांजिटिव वर्ब के तौर पर रोल प्ले करता है। और ट्रांसिटिव एंड इंट्रांसिटिव वर्ब का सब टॉपिक इस वक्त हमारा चल रहा है कि किस तरह से इंट्रांसिटिव वर्ब जो है वो ट्रांसिटिव वर्ब के तौर पर यूज हो जाता है। और इस सिलसिले में यानी जो हमारा सब टॉपिक है इसमें ये तीसरा पार्ट है। इससे पहले जो 2 वीडियोस हैं वो भी इसी सब टॉपिक पे थी और ये वाली भी इसी सब टॉपिक पे है। अच्छा जी, अगर आपको बेसिक्स नहीं पता ट्रांसिटिव एंड इंट्रांसिटिव वर्ब की तो आप इस वीडियो से कुछ ज़्यादा सीख नहीं पाएंगे, इसलिए आपको पहले क्लियर होना चाहिए अच्छी तरह से कि डायरेक्ट ट्रांसिटिव एंड इंट्रांसिटिव वर्ब क्या होता है, ऑब्जेक्ट क्या होता है, सब्जेक्ट क्या होता है। अगर ये चीज़ें आपको क्लियर नहीं है तो फिर पहले वाले पार्ट्स इस वीडियोस के देखें, उसके बाद इस वीडियो पे अगर क्लियर है तो इट्स ओके। मूव करते हैं जी टॉपिक की तरफ। Sometimes intransitive verbs are used with objects which are similar in meaning to those verbs। जी, हमारे जो intransitive verbs हैं ये बाज़ औक़ात ऐसे ऑब्जेक्ट्स के साथ यूज होते हैं कि ऑब्जेक्ट्स का वही मीनिंग बन रहा होता है जो कि वर्ब का होता है। Such objects are called cognate objects or cognate accusative। यानी ऐसे जो आपके ऑब्जेक्ट्स हैं जो सिमिलर इन मीनिंग टू वर्ब होते हैं उन्हें हम कोग्नेट ऑब्जेक्ट्स कहते हैं या एक्यूसेटिव कोग्नेट एक्यूसेटिव कहते हैं। अच्छा, अब ये कोग्नेट कहाँ से आ गया? कोग्नेट वर्ड, द वर्ड कोग्नेट अराइजेस फ्रॉम द वर्ड कोग्नेटस व्हिच मींस अकिन, सिमिलर। हाँ जी, ये आपका जो आपको पता है पहले हमारी जो है इंग्लिश से पहले जो है हमारी लैंग्वेजेस जो थी वो लेटन एंड ग्रीक है। मोस्टली हमारी इंग्लिश जो है इन्हीं 2 लैंग्वेजेस से ड्राइव हुई है। अब मुझे ये याद नहीं है कि ये लेटन है या ग्रीक है, एनी हो ये कोग्नेटिव से निकला है जिसका मतलब है सिमिलर। तो चूंकि ये सिमिलर मीनिंग होते हैं तो इसलिए फिर हमने इनको कोग्नेट ऑब्जेक्ट का नाम दे दिया। सच नाउन्स व्हिच आर यूज्ड एज कोग्नेट ऑब्जेक्ट्स आर ऑलवेज यूज्ड इन एक्यूसेटिव केस। डेफिनेटली जब वो ऑब्जेक्ट फॉर्म में यूज हो रहे हैं तो केस भी उनका उसी तरह से फिर एक्यूसेटिव होगा। इसमें चंद एग्जांपल्स हैं, इनको देख लेते हैं ताकि आपको क्लियर हो जाए। लेट मी डाई द डेथ ऑफ द राइटियस। अब डाई और डेथ एक ही चीज़ है, तो वो वर्ब है, डेथ यहाँ पे ऑब्जेक्ट कोग्नेट ऑब्जेक्ट के तौर पे यानी सिमिलर इन मीनिंग। इसी तरह नीदर सैंग अ स्वीट सॉन्ग। अब सैंग और सॉन्ग क्योंकि जो गाना है वही गाया जाता है तो ये सिमिलर, ये भी आप इसका कोग्नेट ऑब्जेक्ट हो गया। अली रैन, अली दौड़ा क्या? रेस, तो रेस भी बेसिकली ये कोग्नेट ऑब्जेक्ट बन गई है। अच्छा, आई लिव द लाइफ ऑफ हार्ड वर्क, लिव एंड लाइफ, तो लाइफ लिव क्या है? लाइफ को जीना ही तो लिव कहते हैं। तो सिमिलर मीनिंग है जी। दे लाफ्ड अ हार्टी लाफ, तो अब वर्ब भी वही है और ऑब्जेक्ट भी सिमिलर इन मीनिंग है। अच्छा, इसमें एक चीज और है, देयर आर फ्यू ऑब्जेक्ट्स व्हिच आर यूज्ड एज पार्शली कोग्नेट ऑब्जेक्ट्स। अब पार्शली कोग्नेट ऑब्जेक्ट से मुराद ये है कि जो उसका ज़ाहरी वर्ड आपको नज़र आ रहा है ऑब्जेक्ट का वो मैच नहीं कर रहा होता। जैसे यहाँ पे लाइफ है और डेथ, डाई है तो डेथ है, लिव है तो लाइफ है, इस तरह से यानी जो एक्चुअल आपको ज़ाहरी वर्ड नज़र आ रहा है अपेरेंटली वो मैच नहीं कर रहा होता, लेकिन जो उसका मफहूम है, जो सेंस है, हिडन मीनिंग है या आप कह लें इम्प्लाइड मीनिंग जो है वो उससे मैच कर रहे होते हैं। जैसा कि आलिया रैन अ ग्रेट रिस्क। अब बेसिकली रैन और रिस्क ये सिमिलर इन मीनिंग नहीं है, लेकिन जो मीन बन रहा है, जो सेंस बन रही है सेंटेंस की, जब फॉर्म बन रहा है वो ये है
शी रैन अ कोर्स ऑफ ग्रेट रिस्क। बेसिकली रैन, यहाँ जो ये ग्रेट रिस्क है, ये कोर जो रैन के साथ हम कह रहे हैं कि पार्शियल कोऑर्डिनेट ऑब्जेक्ट्स है, तो बेसिकली यहाँ पे हमने कोर्स का लफ्ज नहीं लिखा, ठीक है ना, लेकिन मीनिंग वही बन रहा है, तो कोर्स को रन किया जा सकता है, तो लिहाजा ये पार्शियली कोऑर्डिनेट ऑब्जेक्ट है। इसी तरह द ऑडियंस शाउटेड स्लोगन्स। अब स्लोगन्स एंड शाउटेड मतलब ये सिमिलर मीनिंग नहीं है, लेकिन एक्चुअली अगर इस सेंटेंस को गौर से देखें तो सेंस ये बन रही है द ऑडियंस शाउटेड अ शाउट ऑफ स्लोगन्स। तो लिहाजा ये स्लोगन जो है दिखने में तो ये नहीं लग रहा कोऑर्डिनेट, इसीलिए हम मुकम्मल कोऑर्डिनेट कहेंगे भी नहीं, लेकिन चूंकि मफहूम में इस स्लोगन के साथ शाउट ऑफ स्लोगन बेसिकली आना चाहिए जो इम्प्लाइड मीनिंग है, तो लिहाजा यहाँ पे फिर हम कह सकते हैं जो स्लोगन्स है ये पार्शियल कोऑर्डिनेट ऑब्जेक्ट है। और इसी तरह यहाँ पे जो रिस्क है ये भी आपका पार्शियल कोऑर्डिनेट ऑब्जेक्ट का रोल प्ले कर रहा है। आप जानते हैं कि हमारा जो मेन टॉपिक होता है उसके नीचे फिर कई सब टॉपिक्स भी हम जो है उसके लिहाज से हमने वीडियोस को अरेंज किया होता है। तो अभी हमारा जो है इस हेडिंग के अंडर जो हमारा सब टॉपिक चल रहा है वो ये चल रहा है कि हम इंट्रांसिटिव वर्ब को किस तरह ट्रांसिटिव वर्ब के तौर पे यूज़ कर सकते हैं, या इंट्रांसिटिव वर्ब किस तरह डिफरेंट सिचुएशंस के अंदर ट्रांसिटिव वर्ब के तौर पे यूज़ हो सकता है। तो ये जो सब टॉपिक है इसके हवाले से ये हमारी 4th वीडियो है, ठीक है, यानी 9th 10th 11th 12th 10th 11th 12th एंड 13। तो पार्ट जो है 10 उससे शुरू हो गया ये हमारा ये वाला सब टॉपिक। तो अगर तो आपको ट्रांसिटिव इंट्रांसिटिव वर्ब का नहीं पता, बेसिक्स का नहीं पता, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट का नहीं पता, तो आप इससे पहले वाले जो पार्ट्स हैं पहले उनको देखें, तभी आपको इस वीडियो का ठीक तरह से फ़ायदा हो सकेगा। अगर आपको ये चीज़ें क्लियर हैं, बेसिक्स क्लियर हैं, तो इट्स ओके। चले मूव करते हैं जी टॉपिक की तरफ। व्हेन अ नाउन मॉडिफाइज अ वर्ब, जी वैसे तो हमने ये देखा है कि वर्ब को मॉडिफाई एडवर्ब करता है, एडवर्ब नाउन नहीं करता, लेकिन अभी आप एग्जांपल्स को देखेंगे तो क्लियर होगी बात। When a noun modifies a verb, an adjective or an adverb. Basically, verb को, adjective को या adverb को जो word modify कर रहा होता है, qualify, explain कर रहा होता है, उसे हम कहते हैं adverb। तो यहाँ पे बात क्या हो रही है कि noun किसको qualify कर रहा है, modify कर रहा है verb को, adjective को और adverb को। लेकिन ये कौन से adjective होंगे, कौन सा adverb होगा, कौन सा verb होगा, which denoting time, place, distance, weight, value, etc. यानी ऐसे वर्ब, ऐसे एडजेक्टिव और ऐसे एडवर्ब जो कि एक्सप्रेस कर रहे हैं टाइम, प्लेस, डिस्टेंस, वेट, वैल्यू को, तो ऐसे एडजेक्टिव को, वर्ब को, एडवर्ब को जो नाउन मॉडिफाई करता है, ये यूज किस में हो रहा है, एडवर्बियल सेंस में, एडवर्बियल सेंस में। एंड सच एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड एज एडवर्बियल ऑब्जेक्ट और एडवर्बियल एक्यूसेटिव। जी, तो बात क्लियर है। जिस चीज़ ने भी आपको पता है एडजेक्टिव, वर्ब और एडवर्ब को मॉडिफाई करना है उसे हम एडवर्ब कहते हैं। तो जब नाउन ये सेम फंक्शन कर रहा है एडवर्ब वाला, तो उसे हम जो है एडवर्बियल ऑब्जेक्टिव ऑब्जेक्ट कहेंगे, या उसे हम एडवर्बियल एक्यूसेटिव भी कह सकते हैं। एग्जांपल देखेंगे तो आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, जैसे कि आलिया वेंट स्कूल। अब स्कूल बेसिकली ये वेंट को कर रहा है मॉडिफाई, यानी आलिया गई, कहाँ गई, स्कूल गई। तो ये आपका स्कूल नो डाउट ये नाउन है, लेकिन ये एक्सप्लेन किसको कर रहा है, वर्ब को। तो लिहाजा ये आपका क्या है, ये एडवर्बियल ऑब्जेक्ट है, यानी ये नाउन भी है लेकिन वर्ब को एक्सप्लेन भी कर रहा है। नवीद स्वयं अ किलोमीटर। अब किलोमीटर क्या है, नाउन है, लेकिन ये वर्ब स्वयं को एक्सप्लेन कर रहा है। अगर गौर करें, नवीद स्वयं क्या मतलब, यानी आगे उसको जब तक किलोमीटर नहीं लगाएंगे बात क्लियर नहीं हो रही, तो ये उसको मॉडिफाई कर रहा है। तो लिहाजा ये भी आपका ऑब्जेक्ट तो है लेकिन एडवर्बियल ऑब्जेक्ट है। द जॉब कॉस्ट 20,000 रुपीज। अब ये नाउन फ्रेज है लेकिन ये एडवर्बियल ऑब्जेक्ट के तौर पे रोल प्ले कर रहा है, क्योंकि ये वर्ब को एक्सप्लेन कर रहा है। अच्छा, सी द डिफरेंस। इसी तरह के कुछ सेम दिखने वाले सेंटेंसेस और भी हैं जिनको आपने मिसअंडरस्टैंड नहीं करना। जैसे ही प्लेज द मैच। अब ये जो मैंने आपको समझाया है अली वेंट स्कूल, इस चीज़ को देखते हुए कुछ स्टूडेंट्स ये समझ बैठेंगे कि यहाँ पे जो द मैच है ये भी एडवर्बियल ऑब्जेक्ट है। ऐसा नहीं है, आगे बताता हूँ मैं आपको। नेक्स्ट सेंटेंस देख लें, द ट्रेन अराइव्स एट द स्टेशन। अब इसमें भी ऐसे ही है, एट द स्टेशन जो है ये एडवर्बियल
एडवर्बियल ऑब्जेक्ट नहीं है आपका। क्यों नहीं है, अभी इसकी रीज़न देखते हैं। इन दीज एग्जाम्पल्स, ये जो दो नीचे वाली हैं, प्लेज एंड अराइव्स आर यूज्ड एज लिंकिंग वर्ब। हाँ जी, यहाँ पे ये जो आपका वर्ब प्ले है और अराइव है, नो डाउट ये वर्ब है, लेकिन ये लिंकिंग वर्ब के तौर पे यूज हो रहे हैं। अब अगर आपको लिंकिंग वर्ब का नहीं पता तो रेलेवेंट वीडियो देख लें, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दिया गया। एंड द मैच एंड एट द स्टेशन आर यूज्ड एज सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। अब आपको कॉम्प्लीमेंट का नहीं पता तो उसके लिए भी रेलेवेंट वीडियो देखनी पड़ेगी, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। खैर थोड़ा सा बता देता हूँ, यानी कॉम्प्लीमेंट का मतलब है कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो कि मजीद सब्जेक्ट को एक्सप्लेन कर रहे हैं, ठीक है, इंस्टेड ऑफ एडवर्बियल ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पे ये जो प्ले है या अराइव है, बेसिकली ये वर्ब तो है लेकिन लिंकिंग वर्ब है, और ये सब्जेक्ट को सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट के साथ क्या कर रहे हैं, लिंक कर रहे हैं। यानी इसी तरह जैसे ही है, प्लेस वो खेलता है, बात क्लियर हो रही है, ही प्लेस वो खेलता है, क्या खेलता है, द मैच। अब द मैच जो है ये सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है, और ही और द मैच के दरमियान क्या आ गया, प्ले, जो दोनों को लिंक कर रहा है, तो वर्ब तो है लेकिन लिंकिंग वर्ब है। इसी तरह द ट्रेन अराइव्स, गाड़ी पहुंचती है कहाँ, एट द स्टेशन, ठीक है। तो एट द स्टेशन जो ये ट्रेन का कॉम्प्लीमेंट है, यानी सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है, और जो वर्ब अराइव है ये दोनों को जोड़ रहा है, इनके दरमियान लिंक है, तो लिहाजा ये लिंकिंग वर्ब है। तो आपने इस चीज़ का भी ख्याल रखना है कि एडवर्बियल ऑब्जेक्ट और जो आपका ये वाला जो है सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, इसको आपने मिक्स नहीं कर लेना। तो इनके यूज़ डिफरेंस है, दिखने में ये मिलते जुलते लगते हैं, लेकिन मैं फिर आपको हर दफ़ा ये रूल बताता होता हूँ कि चीज़ों की सेंस में जाया करें, इनको हार्ड एंड फास्ट रूल ना समझ लिया करें।